हाँ जी, सभी को नमस्कार। सम्मान पा जाते हैं, घर में नहीं पाते हैं। जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं या मैं विचार से प्रस्तुत हूं, घर में मेरे को आचरण से प्रस्तुत होना होता है। विचार से प्रस्तुत मैं मेमोरी से हो सकता हूं, मेरे पास तमाम इंफॉर्मेशन है, तमाम मेरे पास एनालाइज करने की कैपेसिटी है और उसको जोड़ने की कैपेसिटी है। तो मैं बोल के लोगों को प्रभावित कर सकता हूं। मेरे पद से लोग प्रभावित हो सकते हैं, मेरे धन से लोग प्रभावित हो सकते हैं। घर में ना धन से प्रभावित होते हैं, ना आपके पद से प्रभावित होते हैं, ना आपके बोलने से प्रभावित होते हैं, आचरण से प्रभावित। अब यहाँ चाहिए माल ओरिजिनल, और वो माल अपने पास है नहीं। इसलिए अपनों के साथ जीना हमको मुश्किल लगता है और बाहर जीना हमको आसान लगता है। क्योंकि जीने की कसौटी इसलिए समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। इसलिए हम परिवार से भाग रहे हैं, हमारी जीने की योग्यता नहीं है। हमारा शादी से भागना मतलब हमारी जीने की योग्यता नहीं है। हमारा परिवार से भागना हमारी जीने की योग्यता नहीं है। हमारा टीम वर्क से भागना हमारी जीने की योग्यता नहीं है। कुल मिला के हमारी आदमी के साथ जीने की योग्यता नहीं। भाव क्या है? भाव की स्वीकृति। अभी हमारा भाव कैसा है? इंद्रियां और रूप बल धन पद। जब भाव ही परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। अभी हमारे पास ऐसा कोई भाव नहीं है जो निरंतर हो, तो जिसको हम कह रहे हैं कि नेचर का नियम। मानव सुख की निरंतरता से जीना चाहता है, अब इसको बदल के दिखाओ। स्वीकृति बराबर सुख है, बदल के दिखाओ। तो अब जितनी बातें जीने के फ्लोर पे आती जाएंगी, मैं आपसे लगातार कहूंगा कि आप असहमत होने के लिए एड़ी चोटी लगाइए, और दुनिया के सारे लोगों पे ये ऐसे ही लागू होगा। और यदि उसके बाद भी टिक जाए तो क्या बुरा है। लेकिन जिंदगी में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। सम्मान की जरूरत है, उसमें हम सामान डाल रहे हैं। सम्मान भाव है, वो असीम वस्तु है। असीम वस्तु को सीमित वस्तु से नहीं भर सकते। सुख की चाहना निरंतर है, उसको क्षणिक से नहीं भर सकते हैं। इतना कंक्लूजन पाने के लिए मानव को इस प्लेनेट पे 2 लाख साल लग रहा है। तो जिंदगी को लेके जो हमारी क्लैरिटी है वो बिल्कुल नहीं है। हमने स्वयं को शरीर माना है, और शरीर मानने के आधार पर केवल शरीर में खोए हैं सुख पाने के लिए, वहां वो है नहीं। इसी का नाम सुख दुख साथ साथ है। जीवन एक संघर्ष है, संसार माया। नेचर में नित्य उत्सव है, संसार नियम पूर्ण है, और शानदार जिया जा सकता है। कभी कभी आपको जैसे लगता होगा, मैं बैठा हूं और बैठे बैठे कोई दिन सुबह उठ के अच्छा अच्छा सा लगता है। आपको ये समझ में नहीं आता ये अच्छा क्यों लग रहा है। कोई दिन बैठे बैठे इतना खराब लगता है तो ये भी समझ में नहीं आता इतना खराब आज क्यों लग रहा है, इतनी खराब कोई घटना नहीं हुई है। तो बेसिकली मेरे ही चित्त में जितना भी अभी तक का जो भी चित्त में सुखद और दुखद सभी घटनाओं की स्टोरेज है, उसकी मेमोरी मेरे पास है। उसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस पार्ट गहरे में भी है, जिनका मेरे को भी पता नहीं है क्या क्या माल दबा हुआ है। वो कोई मोमेंट पे कोई चीज उभर के ऊपर आती है और मैं उसको अंदर से फील करके, बाहर कुछ भी दुखद नहीं है लेकिन मेरे अंदर ही दुख का सागर बड़ा पड़ा है। बाहर कोई भी बड़ी सुखदायी घटना नहीं हुई है लेकिन मेरे अंदर ही सुख का सागर भी चल रहा है। तो मेरे चित्त की स्थिति को हैंडल करना, अभी हमारे पूरी एजुकेशन की जब हम बात कर, अभी तक इन मामलों को ये माना गया कि ये धर्म और अध्यात्म और साधनाओं के मामले। शिक्षा में इसको एड्रेस करने की कोशिश हमने नहीं की। गलत नहीं है, क्योंकि शिक्षा की जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, वो किसी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी इज्म को यदि शिक्षा में लाएंगे तो वो यूनिवर्सल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। इसलिए मानवता को हम अभी तक एजुकेशन में नहीं ला पाए, क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सल, लॉजिकल, अंडरस्टैंडेबल, लिवेबल, प्रैक्टिसेबल, रेप्लिकेबल ग्राउंड्स पे हम उस पर बात करने की स्थिति में नहीं है। तो अभी आवश्यकता इस अनुसंधान के माध्यम से ये स्थिति बन गई कि हमारी तमाम विश्व की तमाम धार्मिक आध्यात्मिक धाराओं से जो भी कुछ हमने अच्छा पाया है, उसमें अपेक्षा इतनी ही है कि वो आचरण में ट्रांसलेट हो जाए। तो इसका मतलब है कि यदि मैं आचरण की जगह में पहुंच पाऊं, तो आचरण अपने आप में एक विज्ञान है। आचरण कोई चाहिए से आचरण नहीं आता है ना। उपदेश आचरण तक पहुंचने के लिए सहायक नहीं है। उपदेश का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, लेकिन फाइनली मेरे भाव और विचार में जो चलता है, चित्त में जाके उसको गहरे से मैं हैंडल करने की योग्यता नहीं पाऊंगा। तो अंदर का कैसेट अलग बजता है, बाहर का कैसेट अलग बजता है। तो अपने चित्त को हैंडल करने के तो थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो हम चित्त के बारे में कोई बात करेंगे, तब उस गहराई में हम जाएंगे। तो इस तरह की तमाम बीमारियां हमने बाई एजुकेशन दी हैं। तो इस तरह से जो टॉप में आएगा वो टॉप में आने के लिए टेंशन में रहता है, जो नहीं आ सके वो नहीं आने के कारण रहते हैं, जो आ गया वो अपने आप को बनाए रखने के लिए टेंशन में रहता है।
तो पूरे वातावरण में हमने मानसिकता में जहर घोल दिया। सभी एक दूसरे के लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। किस बच्चे को क्लास में सम्मानित किया जाए जिसके बारे में क्लास के बाकी बच्चे ये कहें कि इसकी मदद की वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो कौन कितने लोगों के आगे बढ़ने में सहयोगी हुआ, ये उसके बड़े होने का प्रमाण है। दूसरे मेरे से छोटे हो जाएं इसलिए मैं बड़ा हूं, कि दूसरे के बड़ा होने में मैं सहयोगी हुआ हूं इसलिए मैं बड़ा हूं। हम अपने बच्चे के साथ दौड़ लगाते हैं तो हार के भी जीत जाते हैं, क्योंकि वहां हम उसको हराना ही नहीं चाहते हैं। उसको जिता के हमको खुशी मिलती है। जब संबंध है तो शोषण नहीं, शोषण है तो संबंध नहीं। इसलिए जिंदा रहने के धरातल पर देखो, बहुत एक टेक्निकल बात है, समझने लायक बात है। फिजिकल चीजों में हम किसी चीज को पीछे हटा के ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कार जमीन को पीछे हटाती है, जमीन को पीछे नहीं हटा सकती है तो कार आगे बढ़ जाती है। शिप भी जब पानी को पीछे हटाता है तो शिप आगे बढ़ता है। एरोप्लेन भी हवा को पीछे हटाता है और एरोप्लेन आगे बढ़ता है। उस तरह से भौतिक संसार का नियम ही है, आप किसी को पीछे हटा के आगे बढ़ते हो, है ना। इसलिए जिंदगी में भी हम यही करते हैं। मैं कितने लोगों से आगे हूं, आगे नहीं निकल सकता हूं तो किसको पीछे धकेल सकता हूं, हम यही कर रहे हैं। ऐसा करके हम मानव के साथ प्यार करेंगे कि मानव के साथ द्वेष करेंगे, और द्वेष करके हम खुश होंगे कि परेशान होंगे। अब समझ में आता है जो नेचर का नियम है। नेचर में क्या नियम है, पूरी नेचर में देखेंगे तो हाथी भी सरवाइव करता है, तुलसी का पौधा भी सरवाइव करता है, पीपल भी सरवाइव करता है, एक छोटा सा कीट पतंगा भी सरवाइव करता है, और बड़े से बड़ा भी सरवाइव करता है। और सभी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कोई किसी के कंपटीशन में नहीं है, कोई किसी को छोटा सिद्ध करना नहीं चाहता है। पूरी नेचर का नियम है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। आज इस पे बात करेंगे। तो जब मेरे को ये समझ में आता है कि जब मेरे पास एब्सोल्यूट पैरामीटर होता है, एब्सोल्यूट पैरामीटर का मतलब है मेरी समझ पूरी हो जाए, मेरे भाव और विचार की स्थिति सुखदायी हो जाए, इसमें किसी दूसरे से कंपटीशन है। और यदि आपकी हो गई है तो मैं आपसे कुछ सीख सकता हूं, समझ सकता हूं। तो जिसकी हो गई है वो मेरे लिए श्रद्धेय हो जाता है, उसके प्रति मेरा कृतज्ञता का भाव रहता है। तो क्या हुआ, तो मेरे को सही अर्थों में कंपटीशन कहाँ है, तो कंपटीशन स्वयं में है, स्वयं से है, स्वयं की पूर्णता के लिए है। तो कंपटीशन स्वयं में है, स्वयं से है, स्वयं की पूर्णता के लिए है। जब मैं इस स्वयं में उस एब्सोल्यूट पैरामीटर को पहचानता हूं तो फिर मेरे को पता चलता है ना किसी से आगे जाना है, ना किसी के पीछे जाना है। पूर्णता के लिए सहयोग लेना है, पूर्णता के लिए सहयोग देना है। देखिए, हिस्ट्री को देखेंगे तो सबसे पहले आदमी ने अपने आप को पशु जैसा ही माना, वो वंश के अनुसार जिया। उससे तृप्ति नहीं हुई तो मानव कर्म के अनुसार जिया, है ना। उसने हवाई जहाज बनाया, वो चांद पे चला गया, उसने ऑटोमेशन कर लिया, यहां तक की यात्रा हमने की है। तो वंश के रूप में पशुओं की तरह जी के देखे, शुद्ध आहार निद्रा भय प्रजनन, उससे तृप्ति नहीं मिली तो फिर अपने कल्पनाशीलता को कर्म में लगाया, इसमें करके सारी सुविधा उपलब्ध हो गई। ये जब कर्म में लगाया तो इसमें आपस में कंपटीशन आएगा ही, ईर्ष्या द्वेष आएगा ही, तमाम सुविधा उपलब्ध हो गई, लेकिन जिंदगी में वो मजा नहीं आया जिसकी तलाश थी। तो अब तीसरी स्टेज आएगी कि मानव कल्पनाशीलता को ज्ञान के लिए लगाएगा, नेचुरल इवोल्यूशन। लेकिन मेरे को पहचानना होगा कि ये पर्याप्त नहीं है, मुझको आगे जाना है। तो अब तक हमने अपनी कल्पनाशीलता को लॉजिक और मेमोरी को यूज करके कर्म तक इन्वेस्ट किया है कि हमको इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई, हमारी जिंदगी फिजिकली हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई, लेकिन मेंटली और कॉम्प्लिकेशन में आ गई। कम से कम जिसको लगता है पैसा आने से सुख मिलेगा वो दौड़ तो रहा है, जिसको लगता है पद मिलने से सुख मिलेगा वो दौड़ तो रहा है ना, जिसको लगता है इंद्रियों में सुख है वो दौड़ तो रहा है, जिसका ये निष्कर्ष आ गया कि ये सब में नहीं है। आपका विचार भी इसलिए चलता है कि आप कुछ पाना चाहते हो, जो कुछ उपलब्ध है उसमें आप कुछ भी पाना नहीं चाहते हो, तो आपका विचार भी क्या चीज के लिए चलेगा, आप योजना भी क्या बनाओगे, इच्छा भी क्या करोगे। मानव का पुण्य ये है कि उसकी हैसियत ये है कि वो ये पहचान सके किसकी औकात कितनी है। किसी पद की औकात मानव से बड़ी नहीं होती, बशर्ते कि वो अपनी औकात को, अपनी हैसियत को पहचान सके। तो इस तरह से मानव जब अपने मानव होने को पहचानता है, पैसा हमारी जरूरत है, जिंदा रहने का आधार है, लेकिन जीने में उसका कोई योगदान नहीं। पद मेरे विजन को, मेरी बुद्धि को, मेरे विजन को व्यक्त करने का साधन है। यदि विजन नहीं है, पद हम पे भी बोझ है, समाज पे भी बोझ है। तो ऐसे हमारा क्लैरिटी बनेगा
तो जिंदगी इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी उपयोगी, इतनी प्रोडक्टिव हो जाती है। एकदम एकदम हल्का हल्का, कोई दबाव नहीं, कोई चित्त का दबाव नहीं, कोई भूतकाल की पीड़ा नहीं, कोई वर्तमान से विरोध नहीं। सबके लिए प्यार आएगा, किसी के लिए कंपटीशन नहीं आएगा, सबको आगे बढ़ाने का भाव आएगा। ये केवल मनस्थिति का खेल है ना। तो धीरे धीरे हम उस मनस्थिति को पाएंगे। तो विद्यालय में जब बच्चा देरी से या मेरा साथी देरी से आता है तो मुझे क्रोध करना चाहिए या नहीं? आप क्रोध करना चाहते हैं? स्वाभाविक है सर कि अगर बच्चे स्वाभाविक है। स्वाभाविक वो होता है जो स्वीकृत भाव है, वो स्वभाव है। जो स्वीकृत भाव है वो स्वभाव है। स्वीकृत क्या होगा? सुख स्वीकृत होगा कि दुख स्वीकृत होगा? सुख होगा सर। सुख स्वीकृत होगा। तो जब आप गुस्सा करते हो तो आप सुखी होते हो कि दुखी होते हो? दुखी होता हूँ। तो आप दुखी होना चाहोगे कि सुखी होना चाहोगे? सुखी। तो आप गुस्सा करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? नहीं। तो सर वो आदत कैसे सुधरेगी बच्चे? जो पहले अपनी सुधारो, पहले अपनी सुधारो तो रास्ते निकल आएंगे। पहला काम क्या करें? दूसरे को ठीक करना है। अभी प्रिंसिपल बल्कि हमको लगता है कि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं सबको ठीक करूं। तो जिन सिद्धांतों को मैं दूसरों को में देखना चाहता हूं, उस सिद्धांत को मैं अपने में देख पाऊं, इसका नाम प्रिंसिपल है। जो प्रिंसिपल्स के साथ जीता है उसका नाम प्रिंसिपल है। तो जो एग्जिस्टेंस के प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल को अपने आचरण में उतारा जाए, फिर देखा जाए कौन उस आचरण पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो दूसरों को ठीक करने वाला भाग हमारे पास जल्दी, क्योंकि उसमें हमारे क्या अहंकार का पोषण होता है। मैं दूसरे को डांट सकता हूं, मैं दूसरे को हाँक सकता हूं, दूसरे को डरा सकता हूं, भयभीत कर सकता हूं, इससे मेरे अहंकार का पोषण होता है। तो ये काम करना मेरे को ज्यादा ठीक लगता है। ये काम सफल नहीं होता है। आपके रहते में कुछ ठीक हो भी जाएगा, कल उसकी प्रतिक्रिया जब आप नहीं रहते हो उससे खराब स्थितियां फिर दोबारा होती। तो ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी दिखाई देती है, लेकिन ये सस्टेनेबल है। जी नमस्कार सभी को, मैं प्रिया शर्मा। सर मेरा टेक अवे है कि अति अपेक्षा हमारे दुख का कारण है। स्व इच्छा से स्वीकार करना ही सुख है। सर मगर एक क्वेरी है मेरी कि सही अपेक्षाएं कैसे पहचानें? बस यही पकड़ने लायक बात है। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में सही अपेक्षाओं की पहचान होती है। मानव लक्ष्य क्या है? सभी समाधानित हो जाएं, सभी परिवार समृद्धि पूर्वक जिएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए। मेरा हर विचार, मेरा हर व्यवहार, मेरा हर कार्य इस लक्ष्य के लिए समर्पित होता है। तो इस लक्ष्य को पहचानना, लक्ष्य के अनुरूप योग्यता का अर्जन करना, योग्यता को पाना, यही शिक्षा का काम है। जब 18 साल का लड़का स्कूल से निकले तो उसको मानव लक्ष्य का पता हो और मानव लक्ष्य को जमीन पे ट्रांसलेट करने की योग्यता से वो संपन्न हो, तो स्वयं से अपेक्षाएं जिसको करना आ गया, उसको दूसरों से भी अपेक्षाएं करना आ जाता है। अभी मैं खुद से क्या अपेक्षा करूं मुझको पता नहीं है, और मैं दुनिया भर से अपेक्षा रखता हूं। तो स्वयं की स्वयं से अपेक्षा पूरी होने से सभी से मेरी अपेक्षा पूरी होती है। पहला काम क्या? स्वयं की स्वयं से अपेक्षा। स्वयं की स्वयं से अपेक्षा क्या है? मेरे भाव और विचार में निश्चितता आ जाए। मेरे भाव और विचार में निश्चितता आ जाए। अभी देखिए अपने भाव में क्या क्या आता है, वो तो अच्छा किसी दूसरे को पता नहीं चलता है। तो मेरे भाव और विचार में पवित्रता आ जाए। मेरे भाव और विचार, पवित्रता का मतलब मानव लक्ष्य के अर्थ में हो जाए। तो मानव लक्ष्य चोटी पकड़ के रखना है। चोटी पकड़ के रखेंगे तो मेरी जिंदगी की दिशा, मेरी इच्छाएं, मेरे विचार, मेरी अपेक्षाएं, मेरा व्यवहार, मेरा कार्य, मेरा सब कुछ उस चोटी के लिए समर्पित रहता है। और ये मानव लक्ष्य आपके पैदा होने के पहले से तय है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे सुख मानव की चाहना है, ये आपके पैदा होने के पहले से तय है, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह इस सुख को पाने का स्वरूप भी पहले से तय है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। मानव जो कुछ भी करता है किसी सुख की तलाश में करता है। यदि उसको ये स्वीकार हो जाए कि ऐसा करना मेरे लिए सुखदायी नहीं है, तो उसको खुद ही उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है। मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है, और मेरी उपयोगिता नहीं है तो यही मेरी जिंदगी का खालीपन है। तो उन्हीं लोगों में चेंज आया और वही बहुत अच्छे से टर्न हुए। एक ही सूत्र है हमारे पास, डांट के काम नहीं चलेगा। टाइम से नहीं आया तो डांट के काम नहीं चलेगा। वो 100 बहाने उसके पास और हैं, है ना। और कभी कभी जो गलती सामने वाला कर रहा है, क्या वो गलती हम नहीं करते हैं? कि हमारे पास खुद को कंट्रोल करने का और दूसरों को भी स्वनियंत्रित होने के लिए सहयोग देने का मामला स्वनियंत्रण का है। तो स्वनियंत्रण का नाम व्यवस्था है, पर नियंत्रण का नाम शासन है। हम लोगों को पर नियंत्रित करके उनको कंट्रोल करना चाहते हैं।
वो स्वनियंत्रित कैसे हो जाए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे कि विचार लाइन में लगने से चप्पल लाइन में लगेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई चीज आपके लिए सुखदायी है, यदि विद्यालय आना उसके लिए सुखदायी होगा, पढ़ाना उसके लिए सुखदायी होगा, पढ़ने वाले के लिए पढ़ना सुखदायी होगा, ये सब उत्सव के साथ चलेंगे। तो हमारा घर सही अर्थों में घर हो जाए तो घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है, और विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है। वहां कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। विद्यालय इमोशन से खाली है, घर विद्या से खाली है। और कभी कभी आपको लगता है कि रिजल्ट बहुत दूर है, मैं कहता हूं रिजल्ट बहुत पास है, क्योंकि दूसरा भी वही चाहता है और हम भी वही चाहते हैं। लेकिन आदमी का कनेक्ट आदमी के साथ होगा। आदमी खुद अपने आप में एक भावनात्मक इकाई है, दूसरा भी भावनात्मक इकाई है। तो जब तक ये भाव से भाव का कनेक्ट नहीं होगा, हम साथ मिलके नहीं चल सकते। तो शायद यही तो ये एक मैनेजमेंट का, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया तरीका होगा। भारत की पूरे विश्व को देन हो सकती है कि आदमी के साथ कैसे चला जा सकता है। ये भारत की विश्व को एक दूसरी देन हो सकती है। अभी का पूरा मैनेजमेंट इंसेंटिव बेस्ड है। इंसेंटिव बेस्ड का मतलब वो प्रलोभन आधारित है। तो देखिए, नेचर में व्यवस्था का स्वरूप देखें तो धरती पर 4 अवस्थाएं हैं। धरती पर देखें तो हम व्यवस्था को समझ रहे हैं, तो व्यवस्था को समझना है तो हम नेचर के पास जा रहे हैं, क्योंकि आदमी की बनाई हुई तो व्यवस्थाएं सारी धाराशायी। तो नेचर में व्यवस्था को देखें तो पता चला कि नेचर में पदार्थ एक चीज है, मटेरियल किंगडम, पदार्थ अवस्था। प्राण अवस्था एक चीज है, प्लांट किंगडम। पशु पक्षी एक चीज है, जीव अवस्था। और चौथा ज्ञान अवस्था एक चीज है, जिसको कह रहे हैं मानव, ह्यूमन बीइंग। तो यहां सारी एंटिटीज को 4 भाग में कैटेगराइज किया गया: मटेरियल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड ह्यूमन बीइंग। अब हम देखते हैं कि बेसिकली पदार्थ और पेड़ पौधे के बीच में रिश्ता कैसा दिखाई देता है, व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। कैसा है? जैसी मिट्टी होती है वो अपनी पूरी ताकत उपलब्ध करा देती है पेड़ पौधे के लिए, और उस पे वैसे पेड़ पौधे पैदा होते हैं। और पेड़ पौधे मरने के बाद वापस उस मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देते हैं। पेड़ पौधे मर के वापस उसी मिट्टी में मिल गए, उसी को हम फर्टिलिटी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यदि इसमें देखे आया तो ये समझ में आया, उसी पेड़ पौधे को पशु भी खाता है, उसी पेड़ पौधे को मानव भी खाता है। मरने के बाद पशु पक्षी भी मिट्टी में मिल गए, और मरने के बाद मानव भी मिट्टी में मिल गया, शरीर मिट्टी में मिल गया। उससे उसकी उपजाऊ शक्ति और बढ़ती है। इससे ये समझ में आया कि मिट्टी को देखा तो मिट्टी पेड़ पौधे के लिए, मानव के जिंदा रहने के लिए, पशु के जिंदा रहने के लिए, पेड़ पौधों के रूप में जो कुछ भी मिला, तो मिट्टी ने पेड़ पौधे को पूरी ताकत उपलब्ध करा दी, पेड़ पौधे ने पशु और मानव को पूरी ताकत उपलब्ध करा दी। इनके शरीर मरने के बाद में वापस मिट्टी में मिल गए, तो एक चेन बना हुआ है, और उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। नेचर में देखें तो रिलेशन कैसा है, तो मिट्टी ने अपनी पूरी ताकत पेड़ पौधे को उपलब्ध करा दी। मिट्टी ने क्या किया? पेड़ पौधों के जीने में सहयोग दिया। और वापस पेड़ पौधे ने क्या किया? मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया। तो यदि इस नियम को देखें तो नेचर में व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? जैसे एक व्यवस्था का स्वरूप है जिसको हम बोलते हैं जियो और जीने दो। दूसरा व्यवस्था का स्वरूप हम कह सकते हैं जीने दो और जियो। नेचर में कौन सा है, पहला है कि दूसरा है? सेकंड वन। नेचर में है कि मिट्टी ने पेड़ पौधों के जीने के लिए पूरी ताकत उपलब्ध करा दी। जीने दो और जियो, जीने देना ही जीना है, ये नेचर में दिखाई देता है। नेचर में एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट होती है, उसके कॉम्प्लीमेंट होने के बाय डिफॉल्ट में वो एंटिटी और एनरिच हो जाती है। इसलिए पूरी नेचर में देखेंगे तो जीने देना ही जीना है,
मानव के संदर्भ में देखेंगे, जीने देना का क्या मतलब है? मानव के संदर्भ में जीने देना का क्या मतलब है? जीने देना मतलब दूसरे के जीने में सहयोग करना। दूसरे के जीने में सहयोग करने का मतलब उसको समाधानित करने में सहयोग करना, उसका परिवार समृद्धि पूर्वक जी सके इसके लिए स्किल भी उपलब्ध कराना, सभी के लिए उपलब्ध कराना ताकि समाज भय से मुक्त हो सके। तो जीने देना ही जीना है, बाकी खाना पीना है। जितना मैं आपके जीने में सहयोगी होता हूं, जब मैं किसी के जीने में सहयोगी होना चाहता हूं तो मेरे पास जीने की क्वालिटी हो कि नहीं हो? जिस दिन आप क्लास लेने जाते हो उस दिन आप तैयारी करते हो। जब आप दूसरे के लिए मददगार होना चाहते हो तो पहले से वो तैयारी आपके आगे। दूसरे को कौन बढ़ा पाएगा? दूसरों से आगे बढ़ना है कि दूसरों को आगे बढ़ाना है? दूसरों से आगे बढ़ना है ये ज्यादा बड़ा मोटिवेशन है कि दूसरों को आगे बढ़ाना है ज्यादा बड़ा मोटिवेशन है? जब मैं दूसरों को आगे बढ़ाने की सोचता हूं तो ये मेरे को ज्यादा भरता है, उसके लिए मेरे को ज्यादा तैयारी की जरूरत है। जब मैं आगे बढ़ने का सोचता हूं ये मोटिवेशन हल्का है। जब मैं दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचता हूं तो मैं तो आगे बाय डिफॉल्ट ही बढ़ जाता हूं। नेचर में कैसा है? हर इकाई खुद आगे बढ़ना चाहती है कि दूसरे को आगे बढ़ाना चाहती है? और जब दूसरे को आगे बढ़ाना चाहती है बाय डिफॉल्ट वो आगे बढ़ जाती है। हम सबकी दौड़ एकांगी है, हम जीत के भी अकेले हो गए हैं, कोई बचा ही नहीं है जिससे उस खुशी को भी शेयर कर पाए। और हारा हुआ जीतने की कोशिश करता है। ये हार जीत का गेम अपने आप में एक रोग है, एक मानसिक बीमारी है। नेचर को देखे तो पता चला कि जीने देना ही जीना है, दूसरों के जीने में सहयोग करना ही आपके आगे बढ़ने का सूत्र है। तो जब भी मैं देने का सोचता हूं मैं ज्यादा विकसित हो जाता हूं। जब भी मैं देने का सोचता हूं मोटिवेशन का लेवल ज्यादा बड़ा होता है। जब भी मैं देने का सोचता हूं ये नेचर के साथ मैच करता है ना। जब भी मैं केवल पाने का सोचता हूं, मैं आगे बढ़ने का सोचता हूं, ये नेचर का विरोधी है, क्योंकि नेचर में ही ऐसा है। तो पता चला कि जीने देना ही जीना है। एक चीज पता चली, नेचर में देखें तो क्या दिखाई देता है? नेचर में दिखाई देता है कि पेड़ पौधे को मानव खाता है, मानव ने पेड़ पौधे के जिंदा रहने के लिए सारा जुगाड़ दिया, और मानव ने पेड़ पौधे के साथ क्या किया? पूरी धरती पे मानव के जिंदा रहने के लिए पूरा एक वातावरण दिया, और मानव ने उसके साथ क्या किया? पशु पक्षी, मानव के जिंदा रहने के अर्थ में सारे पशु पक्षी सहयोगी हुए, और मानव ने क्या किया? उसी तरह से ये आपस। तो जितना क्वेश्चन मार्क है, मानव ने पशु पक्षी के साथ में क्या किया, मानव ने धरती के साथ में क्या किया, मानव ने पेड़ पौधे के साथ में क्या किया, इन तीनों को एक नाम देते हैं तो इसको बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब दुनिया में कोई भी मानव पैदा होता है तो किसी परिवार में ही पैदा होता है। धरती के सारे परिवारों के समूह का नाम समाज है। समाज तो अखंड ही होता है। मानव यदि एक समान है पूरी धरती पे तो पूरी मानव जाति एक है, पूरा मानव समाज। ये समाज ठीक से चले इसके लिए हमने कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं। मानवकृत व्यवस्थाएं का मतलब हमने एजुकेशन सिस्टम बनाया, हमने न्याय बनाया, हमने धर्म बनाया, हमने लोकतंत्र बनाया, राज्य का कॉन्सेप्ट लाए, नेशन का कॉन्सेप्ट लाए, बाजार बनाया, हेल्थ के लिए कोई सिस्टम बनाया। ये मानवकृत सिस्टम है। अब इन चारों के बीच में संगीत देखें तो कैसा है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चे को लगता है माँ बाप मेरे को समझ नहीं पाते हैं, और बच्चों को लग रहा है अब ये बिगड़ रहा है। परिवार को लगता है समाज का अध्यक्ष तो गड़बड़ है, और अध्यक्ष को लगता है ये परिवार गैर जिम्मेदार है। मानव का समाज से क्या संबंध है? वो कहता है मिला ही क्या है। समाज कहता है ये सारे किसी काम के नहीं है। समाज और व्यवस्था के बीच में क्या संबंध है? परिवार और व्यवस्थाओं के बीच में क्या संबंध है? तो इन सारी बातों से हमारे ध्यान में आता है, ऊपर कितने क्वेश्चन मार्क थे? 3। नीचे कितने क्वेश्चन मार्क हैं? सारे ही क्वेश्चन मार्क हैं। इसका नाम है फैमिली वार्मिंग। ठीक है, तो दो ही समस्याएं हैं, फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग।
पिछले 30-40 सालों में ये फैमिली वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? उसी तरह से परिवार में भी एक संबंध का मैग्नेट है। यदि परिवार गर्म होते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होती है और परिवार टूट के बिखर जाता है। तो उस तरह से हमने दोनों को बिखरते हुए देखा है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग बढ़ती हुई दिखाई देती है कि कम होती हुई दिखाई देती है? बल्कि ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग का ज्यादा बड़ा कारण देखें तो इधर आस्थाएं गई, उधर हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी से जो नुकसान पहुंचाने की आदमी की क्षमता बढ़ी है, नुकसान पहुंचाने की क्षमता पहले भी थी पर उसकी क्षमता ही कम थी, आज उसकी क्षमता बहुत बड़ी है। तो इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ हम खड़े हैं। तो जहां तक मानव की एंट्री होती है तो ऐसे उसकी एंट्री हो रही है जैसे विलेन की एंट्री होती है। तो मानव जहां है वहां तो कोई व्यवस्था का दर्शन होता नहीं है, इसलिए उसको हाथ जोड़ देना पर्याप्त है। हम व्यवस्था को समझना चाहते हैं, इसलिए हम नेचर की ओर चलते हैं। नेचर की ओर चलते हैं और व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि पदार्थ का आचरण निश्चित है कि अनिश्चित है? हमको लोहे पे ज्यादा विश्वास है कि आदमी पे ज्यादा विश्वास? लोहे का आचरण निश्चित है, वो आज ऐसा नहीं कर सकता कि आज संडे है, मेरा मूड नहीं है, आज नहीं उठाऊंगा वजन। तो लोहे के आचरण की निश्चितता है, एल्युमिनियम के आचरण की निश्चितता है। उस निश्चितता को समझ के ही हम उसको डिजाइन में प्रयोग करते हैं। लेकिन तो उसकी निश्चितता का आधार क्या है? क्यों पदार्थ का आचरण की निश्चितता है? वो नियम से कैसे बंधा हुआ है? उसकी स्वयं की चेतना नहीं है। ये देखो, ये चेतना को भी समझना पड़ेगा। एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक एक दूसरे को पहचानते हैं, तभी इतनी बड़ी व्यवस्था बनी हुई है। इसका मतलब उस सेंस में चेतना बोलोगे तो सभी कोई चीज चेतना संपन्न है। चेतना का मतलब है कि व्यवस्था के अर्थ में एक दूसरे को पहचानना और लगातार पहचाने रहना और ऐसा बिहेव करना। सभी चीजें उसी तरह से बिहेव कर रही हैं, इसका मतलब उधर भी कोई चेतना है, उसको समझेंगे। लेकिन हम क्या चर्चा कर रहे थे? पदार्थ में यदि आचरण की निश्चितता है तो उसका आधार क्या है? तो आपने कहा कि वो नियम से काम करता है। नियम से काम करने के पीछे क्या आधार है? नियम से क्यों काम करता है? सर उसके अणुओं में निश्चित अणु नहीं, परमाणु बोलो। परमाणु जी। तो एक एटम में, लोहे का एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निश्चित है। मंगल पे मिलेगा तो भी वही मिलेगा, बृहस्पति पे मिलेगा लोहा तो भी वैसे ही मिलेगा। तो एक लोहे के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है सेंटर में कितने पार्टिकल हैं, कितने ऑर्बिट्स हैं, उसमें कितने पार्टिकल हैं। तो किसी परमाणु में आचरण की निश्चितता है क्योंकि उसमें उसकी मात्रा की निश्चितता है। मात्रा का मतलब है एटॉमिक मास। तो हमको पता चला कि पूरा मटेरियल किंगडम में आचरण की निश्चितता है, उसकी निश्चितता के मूल में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो परमाणु ही मूल मात्रा है, ऐसा बोला। यदि पदार्थ को देखें तो उसके आचरण की भी निश्चितता है। तो पेड़ पौधे में आचरण की निश्चितता का आधार क्या है? बीज। तो जैसा बीज है वैसा पेड़ है, वही फल है, वही बीज है और उसके वही गुणधर्म बने रहते हैं। तो इस तरह से बीज विधि से एक पेड़ पौधा अपने आचरण की निश्चितता को बनाए रखता है और अपनी परंपरा को बनाए रखता है। कितनी सुंदर बात है। एक पेड़ पौधा फल देता है, फल के साथ में बीज भी देता है ताकि उसकी परंपरा बनी रहे। तो पूरी सृष्टि में ये नियम है कि हर इकाई अपने होने को प्रमाणित करती है, हर इकाई आचरण की निश्चितता को बनाए रखती है। पेड़ पौधा उस आचरण की निश्चितता को और उसकी परंपरा को बीज विधि से बनाए रखता है। एक नीम का पेड़ आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन नीम के पेड़ रहेंगे। तो जिन इकाइयों की स्वयं में निरंतरता नहीं है, वो परंपरा के रूप में उसकी निरंतरता पाई जाती है। तो बीज विधि से पेड़ पौधे अपने आचरण की निश्चितता को व्यक्त करते हैं। आचरण की निश्चितता ही उसकी पूर्णता है। लोहा पूर्ण है कि अपूर्ण है? एल्युमिनियम पूर्ण है कि अपूर्ण है? क्यों पूर्ण है? क्योंकि उसके आचरण की निश्चितता है। हमको कभी शंका नहीं होगी कि एल्युमिनियम कभी अपने एल्युमिनियम पने को छोड़ देगा, लोहा अपने लोहा पने को छोड़ देगा। हमको इसकी कभी कोई चिंता नहीं है। हम लोहे पे 100% विश्वास कर पाते हैं, ये अपने आचरण के साथ रहेगा। तो इसका मतलब है आचरण की पूर्णता ही उस इकाई की पूर्णता है। तो पदार्थ का आचरण मात्रा विधि से व्यक्त होता है।
पेड़ पौधे का आचरण बीज विधि से वो अपने आचरण की पूर्णता को व्यक्त करता है। और पशु पक्षी का आचरण, पशु पक्षी के भी आचरण की निश्चितता है। शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। पशु के आचरण की निश्चितता कहां से आती है? शेर का बच्चा शेर ही होगा, बकरी का बच्चा बकरी ही होगा, है ना, गधे का बच्चा गधा ही होगा। प्रकृति में कहां से आया? जीन्स में कहां से आया? वंश। तो पशु पक्षी वंश विधि से अपने आचरण की निश्चितता को व्यक्त करते हैं। एक गाय अपने आप में पूर्ण है, एक बकरी अपने आप में पूर्ण है, शेर अपने आप में पूर्ण है। और मानव के आचरण की निश्चितता कैसे आए? ये समझ में आया कि मानव के आचरण की निश्चितता कैसे आएगी। मानव के आचरण के बारे में कुछ कहा जा सकता है? मानव के आचरण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक अच्छी बात है जो ध्यान देने लायक है, मानव के अलावा सभी एंटिटीज में उनके आकार को देख के उसके आचरण को हम पहचान लेते हैं। सांप को देख के सांप क्या करेगा, बिच्छू को देख के बिच्छू क्या करेगा, हाथी को देख के हाथी क्या करेगा, नीम को देख के नीम क्या करेगा, और आम को देख के आम क्या करेगा। मानव के अलावा जितनी भी एंटिटीज हैं उनके आकार को देखकर, शेप साइज को देखकर हम ये पहचान लेते हैं कि इसका बिहेवियर भी कैसा होगा। मानव को देखकर, उसके आकार को देख के पहचान तो लेते हैं कि मानव है, भैंस नहीं है, ठीक, लेकिन करेगा क्या ये तय नहीं है। वो हाथी जैसा काम भी करेगा, वो बिच्छू जैसा काम भी करेगा, वो कुछ भी, सांप भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका मतलब है मानव में आकार से आचरण डिसाइड नहीं हो रहा है, मानव में विचार से आचरण डिसाइड हो रहा है। इसलिए मानव के बारे में एक बात की निश्चितता आज भी है कि जैसा वो मानता है वैसा वो जीता है। ये मानव में निश्चितता है। कोई भी गलत काम करे, सही काम करे, उसके पहले उसके पास कोई कॉन्सेप्ट होता है कि मैं इसको इसलिए करता हूं। किसी भी गलत चीज को वो अपने तरीके से जस्टिफाई ही करेगा तभी कर पाता है। यदि उसको गलत स्वीकार लेगा तो उसके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करेगा भी तो उसमें गिल्ट आएगा, अपराध बोध आएगा। जैसा मानव मानता है वैसा जीता है। मानव मन से संचालित है, इसलिए उसका नाम मानव है। मन की ताकत है कि वो सुखी होना चाहता है। जब सही अर्थों में सो सुख को पहचानता है तो उसका नाम मंत्र है। मंत्र मतलब, मंत्र की परिभाषा है मनः तार्यते इति मंत्रः, जो मन को तार दे। मन को तार दे मतलब दुख से मुक्त कर दे। दुख से मुक्त कर दे मतलब समाधान। तो बेसिकली समाधान को ही मंत्र बोलते हैं। तो जिसके पास समाधान है, बोलते हैं ना, उसके पास ये मंत्र है। तो जिसके मन में समाधान है उसके पास मंत्र है। जिसके पास मंत्र है उसका नाम मंत्री है। मानव जैसा मानता है वैसा जीता है। यदि इसका मानना अभी कैसा है? अभी इसका मानना कंडीशनिंग है, कंडीशनड माइंड है। अभी इसका मानना मान्यताएं हैं, कंडीशनिंग है। स्त्री पुरुष के बारे में मान्यताएं, धर्मों के बारे में मान्यताएं, जातियों के। अभी इसका मानना भ्रमित है, ओवर इवैल्यूएशन है, अंडर इवैल्यूएशन है, कुछ का कुछ माना हुआ है। मानना ही गलत है। क्या हो जाए? यदि जानकर मानना हो जाए तो इसका मानना एग्जिस्टेंशियल हो जाए। यदि मानना एग्जिस्टेंशियल हो गया, नेचुरल हो गया, तो जीना कैसा हो जाएगा? तो जीना भी नेचुरल हो जाएगा, उसका बिहेवियर भी नेचुरल हो जाएगा। तो एक ही आशा की किरण है कि उसका मानना एग्जिस्टेंशियल हो जाए। इसी को कह रहे हैं मानव जैसा मानता है वैसा जीता है। तो मानव संस्कार पूर्वक जीता है। संस्कार का मतलब है जीने के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार है। जीने के लिए जो मेरी स्वीकृतियां हैं उन्हीं का नाम संस्कार है। बोलने के लिए स्वीकृतियां अलग हैं। सभा में वो बोलता हूं जो बोलने से सम्मान मिलता है। जी वो पाता हूं जैसी मेरी चेतना होती है। तो जीने के अर्थ में जो स्वीकृतियां हैं, जीने का मतलब है कि मेरा सुख कहाँ से आता है, मेरा सम्मान, मेरी पहचान कहाँ से आती है, वो मेरा जीना है। जिंदा रहने को जीना माना है तो मेरी स्वीकृतियां अलग जगह से आती हैं। जब मैंने जीने की समझ के साथ हैं तो मेरी स्वीकृतियां अलग से आती हैं। तो मानव का संस्कार अभी अधूरा है,
संस्कार पूर्ण हो जाए तो मानव के भी आचरण की निश्चितता हो जाए, मानव अपनी पूर्णता को पा जाए, अपने होने को प्रमाणित कर पाए